स्पीशी किसे कहते हैं? बेटा स्पीशी हम कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिनके मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल, और अभी लिखूंगा डेफिनेशन, पहले समझने पे फोकस करो, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल और एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल फीचर्स एक जैसे हों, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स एक जैसे हों, और सबसे बढ़कर वो नेचुरल कंडीशंस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर ऑपोजिट सेक्स के साथ ब्रीड करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सके। ये स्पीशी का डेफिनेशन है। क्या? एक बार सुनोगे फिर लिख के भी बताता हूं। A group, small group of organism having similar morphological and anatomical features and are able to interbreed in natural environment to produce fertile offspring. जो चीज भी इन तीन बातों पर पूरी उतरेगी वो एक स्पीशी कहलाएगी और दूसरी अलग स्पीशी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अभी मैंने इंसान और कुत्ते की एग्जांपल दी। अभी आपको कुत्ता जरा अजीब लग रहा होगा तो अंग्रेजी में डॉग अभी थोड़ा वेयर्ड कम लग रहा होगा। तो इंसान और डॉग की एग्जांपल में जरा देखते हैं क्या इनके एक्सटर्नल फीचर्स मैच करते हैं? कुछ हद तक मैच भी करते हैं। उधर भी आंखें हैं, इधर भी आंखें हैं, उधर भी जुबान है, इधर भी जुबान है, लेकिन सारे एक्सटर्नल फीचर्स मैच। हमारे हाथ हैं, उनके नहीं है। उनकी चारों टांगें हैं, हमारे दो हाथ। तो कुछ मैच है, कुछ मैच है। इसी तरह एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास भी ह्यूमरस है, उनके पास भी है। हमारे पास भी फीमर है, उनके पास भी है। हमारे पास भी सेरिब्रम है, उनके पास भी। तो एनाटॉमिकल फीचर भी मैच कर रहे हैं, लेकिन सारे मैच नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर जहां पर बाउंड्री लाइन खिंच जाएगी वो क्या, कि क्या नेचुरल कंडीशन में इंसान और कुत्ता इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा करेंगे? नहीं करेंगे। अब हंसने की बात लग रही है, लेकिन दैट्स ऑब्वियस। नेचुरल कंडीशन में तो ऐसा, बोलो भाई, नहीं होगा। तो मालूम हुआ इंसान और कुत्ता एक स्पीशी। ओ भाई, हंसने की क्या बात है इसमें? बात यही तो है, यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि बाघ ऐसे एनिमल्स हैं जो देखने में अलग लग रहे होते हैं, देखने में अलग अलग रहे, लेकिन अगर वो नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं तो मालूम होगा कि वो सेम स्पीशी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मेल अलग ही लग रहा होता है, फीमेल अलग ही लग रही होती है, तो बज़ाहिर एक देखने वाले हम जैसे जाहिल को लगेगा कि ये दो अलग स्पीशीज हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल कंडीशन में ब्रीड कर रहे हैं, उनके फर्टाइल बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये एक स्पीशी है। तो किसी स्पीशी को डिफाइन करने के तीन स्केल है। एनाटॉमिकल फीचर मैच करते हो, एक्सटर्नल फीचर्स मैच करते हो, और सबसे बढ़कर कि नेचुरल कंडीशन में वो इंटरब्रीड कर सकते हो, ये स्पीशी कहलाते हैं। और स्पीशी किसी भी क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा ग्रुप होता है। तो इंसान एक स्पीशी है, चाहे वो काला हो या गोरा, चाहे वो घुंघरियाले बाल वाला हो या स्ट्रेट बाल वाला हो, चाहे वो 6 फुटिया हो या 1.5 फुटिया हो। बात समझ में आ रही? चाहे वो अफ्रीका में रहता हो या अमेरिका में रहता हो, एक ही है इंसान, एक ही। क्यों? क्योंकि इस कैरेक्टर पे उतर रहा है। हो सकता है कि गोरे और काले में एक्सटर्नल फीचर मैच, लेकिन सारे तो मिसमैच नहीं है। आंखें उसके भी है, नाक उसके भी है, जबान, भाई स्किन टोन का फर्क है, बालों की टोन का फर्क है, बाकी फीचर्स में तो मैच कर रहा है। एनाटॉमिकल फीचर्स में मैच कर रहा है। लिवर इसके पास भी, उसके पास भी, किडनी इसके पास भी, इसके पास भी, हड्डी का स्ट्रक्चर इसमें भी वैसा, उसमें। और फिर अगर उनमें मेल और फीमेल सेक्स को छोड़ देंगे तो वो बहरहाल इंटरब्रीड कर सकते हैं। यस और नो? तो इसलिए एक इंसान जो एंटार्क्टिका में रहता है और एक इंसान जो यहां रहता है कराची में गरीब, दोनों एक ही स्पीशी काउंट हो रहे हैं। लेकिन एक इंसान और जो छोटा सा आपका पपी है जो साथ रह रहे हैं, लेकिन एक स्पीशी काउंट नहीं हो। तो स्पीशी का डेफिनेशन सबाहत, काशिफ, हानिया, इरफान, अलिशबा, इकबाल, अबिया, सईद, मलिक, तौसीफ अहमद, अनस, बेटा सबको समझ में आता है। समीर अहमद, सनिया नोमान, मुबीन मुबश्शिर। यस सर। बेटा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है स्पीशी की डेफिनेशन में? अलिशबा, तुम्हें अब बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? सर अब समझ आ रही है, अब आवाज भी आ रही है। तुम्हारे घर में ना 5-5 इंटरनेट लगे, लेकिन चलता कोई भी नहीं है। सर चलते सारे हैं, अभी प्रॉब्लम कर रहा था मेरे पता बच्चे, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, एक काम करो, तुम्हारा वो जो छत है ना जहां हम दावत में आए थे, जहां से वो कमरे में जाते हैं, वहां से तुम कूद जाओ, जान छुड़ाओ जिंदगी से, तुम्हारे जीने का फायदा कोई नहीं। क्लास के टाइम पे तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलता। ग्रुप ऑफ
ऑर्गेनिजम्स डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है बेटा। सवाल तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है? जी सर। सिमिलर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल structures and are able to interbreed in natural environment to produce fertile. ये पूरी डेफिनेशन है। इसीलिए जैसे मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, आपने सुना होगा क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं, क्रॉस ब्रीड। अब जैसे लाइन और टाइगर की जो क्रॉस ब्रीड हुई थी, लाइन और टाइगर की, वो नेचुरली नहीं हुई थी, आर्टिफिशियली कराई गई। उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना लाइगर, जो कि लाइन और टाइगर से भी बड़ा था। ठीक है, लाइगर, आप चाहे टाइम मिले तो गूगल पे लाइगर की इमेज देखिएगा। लाइन और टाइगर जो उसके अम्मा अब्बा हैं, वो इससे बच्चे लग रहे, इतना बड़ा था। लेकिन क्या था कि एक तो नेचुरल ब्रीडिंग से नहीं बना, दूसरा वो फर्टाइल नहीं, आगे वो अपनी जनरेशन नहीं चला सकता। तो इसीलिए लाइन और टाइगर ये दो अलग स्पीशी, और जो लाइगर बना दैट वाज हालांकि रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीड, लेकिन क्योंकि उस क्रॉस ब्रीड में खुद फर्टिलिटी की यानी खुद फर्टाइल नहीं था, इसलिए हम उसे सेम स्पीशी में नहीं रखेंगे बल्कि अलग स्पीशी में रहेंगे। तो लाइन, टाइगर एंड लाइगर आर 3 डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशी एक वो कहलाएगी जो इस कैरेक्टर पे पूरी उतरेगी, इस डेफिनेशन पे पूरी उतरेगी। जब आप किसी को क्रॉस ब्रीड करते हैं ना, तो बॉडी अडेप्टिव नहीं होती, लंबी जेनेटिक डिटेल है, फर्टाइल नहीं होते। इवन के प्लांट्स भी अगर आप क्रॉस ब्रीड से बनाते हैं तो वो एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली नहीं कर सकते। आगे चलते, स्पीशी। स्पीशी हमें समझ में आ गया। अब अगला वर्ड आपको बेटा मार्केट में देने जा रहे हैं, पॉपुलेशन। ये सारे ना इकोलॉजी के टर्म्स हैं जो बच्चों को डिफाइन करने में मृत्यु वाकई हो जाती है। अलिशबा, तुमने तो स्कूल में पढ़ा हुआ है बेटा, पॉपुलेशन क्या होती है मेरे बच्चे? अलिशबा इकबाल, सर पॉपुलेशन वो होती है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग, मतलब नंबर होता है कि कितने लोग हैं प्रेजेंट। चलो शुक्र है कुछ क्लोज आंसर आया। बेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन किसे कहते हैं बेटा? सिमिलर स्पीसी लिविंग इन अ पर्टिकुलर, ये यूं कर लेते हैं, सिमिलर स्पीशी, बल्कि और इसको आसान कर लेते हैं, इंडिविजुअल्स of similar species living together make population। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों? कि अब जैसे हम लोग सारे एक ही स्पीशी है ना, एक जगह पे रह रहे हैं, तो इंसान की जो आबादी, एक स्पीशी के इंडिविजुअल जब एक जगह रहते हैं तो बायोलॉजिकली हम इसे एक पॉपुलेशन कहते हैं। अभी बता रहा हूं भाई, सब्र कर ले। एक स्पीशी, इंसान की एक जगह पे जो आबादी है वो इंसान की एक पॉपुलेशन कहलाएगी। अब जहन में सवाल मुबीन के फटाफट आ गया कि अगर एक से ज्यादा स्पीशीज हो, तो बेटा अब आ गया अगला वर्ड, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर make community। is that clear बच्चों? different species living together make community। ठीक हो गया? उसके बाद मेरे बच्चे इसी के साथ अगला टर्म आ जाता है, और वो आ जाता है इकोसिस्टम। अब अगला टर्म आता है मार्केट में, इकोसिस्टम, जो हमारा असल टर्म था चैप्टर का।
इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन डिफरेंट स्पीसीज living together start interacting with non-living environment or non-living environment, they make an ecosystem. अगर आप कनेक्टिविटी में आ रहे हैं तो बात बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। देखो जरा बटन दोबारा ऑन करो इसका, क्या मसला होगा। अच्छा, तो इकोसिस्टम यानी कनेक्टिविटी में अगर आ जाए तो एक स्पीशी हमने डिफाइन की, फिर अगर एक स्पीशी के इंडिविजुअल एक साथ रह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन। फिर डिफरेंट स्पीशीज एक साथ आ गई तो हम क्या कह रहे हैं? कम्युनिटी। और फिर जब कम्युनिटी का इंटरेक्शन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ शुरू हो गया तो ये जो पूरा एक सिस्टम बना, वी कॉल इट इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम से भी आगे चले जाएं, अगर इकोसिस्टम से भी आगे चले जाएं तो इकोलॉजी का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है बायोस्फीयर। क्या होता है बच्चों? बायोस्फीयर किसे कहते हैं? डिफरेंट वेराइटीज of ecosystem make a biosphere. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इकोसिस्टम, जब बहुत सारे तरह के अलग अलग माहौल, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट को जोड़ दिया जाए तो एक बायोस्फीयर बनता है। जैसा अर्थ हमारा एक बायोस्फीयर है। अर्थ में तरह तरह का माहौल है, तरह तरह का एनवायरनमेंट है, तरह तरह की स्पीशीज है, और सारे अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट को मिलाकर पूरा जो एक सिस्टम बन रहा है इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अर्थ एक बायोस्फीयर है। सबाहत समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो गुड हो बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, पाबंदी नहीं है, और सन्नाटे में बैठने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो बेटा ये सारी टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। इकोलॉजी, स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड फाइनली बायोस्फीयर। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? समीर अहमद, हानिया इरफान, सानिया नोमान? नहीं सर। चलो हाँ सर। चलो आगे चल मेरे बच्चे। अब इस चैप्टर में जो पहली चीज आपको बतानी है, पहली बात जो आपको बतानी है वो क्या? जब आपने इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखा तो आप नजर आ रहा होगा आपको, अंधे अगर आप नहीं है, कि इकोसिस्टम में एक तो स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज जो साथ रह रही हैं, और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है। यस और नो? जब इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो लिविंग फैक्टर्स है और एक नॉन लिविंग फैक्टर्स है। यस और नो? तो अगर मैं इकोसिस्टम को फर्दर आगे ब्रेक डाउन करता हूं आपकी मोहब्बत में, इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो, किसी भी तरह का माहौल हो, उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। कोई भी जो इकोसिस्टम होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग से बनता है। लिविंग और, तो इसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है अनस भाई? बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। किसी भी इकोसिस्टम में दो तरह के फैक्टर्स हैं। आपने भी डेफिनेशन पे गौर किया ना, लिविंग फैक्टर भी हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं। यस और नो? तो इकोसिस्टम जो बनता है मेरे बच्चों, दो तरह के फैक्टर से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से और नॉन लिविंग कंपोनेंट से। अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात की जाए तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स? यूजुअली एयर, है ना, इसी तरह वाटर, इसी तरह सॉइल, टेम्परेचर, है ना, लाइट। ये सारे क्या हैं? किसी भी इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। हाँ ना बोल भैया? जी सर। ठीक है। ऑनलाइन में अलिशबा के अलावा बाकी लोगों के लिए फातिहा पढ़ लें, ऑफलाइन वाले बच्चों, क्योंकि बाकी लोग या तो कोमा में चले गए या इनकी रूह किसी भी समय परवाज करती होगी इस दायरे फानी से।
समीर, आपके इंतकाल पे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। अरे भाई मुंह से बोल दो कुछ। सर के बच्चे बोलो तो ना, पता तो चले जिंदगी की क्लास हो रही है। तो ए बायोटिक फैक्टर्स, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, किसी इन्वायरमेंट के बायोटिक फैक्टर्स यही होते हैं। वाटर है, एयर, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, टेम्परेचर। और बायोटिक फैक्टर्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो बायोटिक फैक्टर्स में मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और डीकंपोजर्स होते हैं। यानी जब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर की वैरायटी आती है। यहां तो कोई मसला तो नहीं। तो पहले एयर, वाटर, सॉइल की बात तो क्या ही करें, पहले बात कर लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स की एक एक करके। क्या ख्याल है? तो आपको पहले से आता है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो बायोटिक फैक्टर में बेटा सबाहत, सबसे पहला मैंने क्या बताया बेटा बायोटिक फैक्टर में? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर, आप ये अभी नहीं, जनरल साइंस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी, वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट एनर्जी। तो हमारा जो बायोस्फीयर है या कोई भी जो इकोसिस्टम है, उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन है। बेसिकली जो एनर्जी आ रही है वो सन से आ रही है। हमारे एनवायरनमेंट में, सिर्फ हमारे इकोसिस्टम में, पूरे बायोस्फीयर में जो बेसिक एनर्जी है वो कहां से आती है? सन से। प्रोड्यूसर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो उस सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करके, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। प्रोड्यूसर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट, जितनी एनर्जी भी एक इकोसिस्टम में अवेलेबल होती है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? सनलाइट। और मजे की बात है, सनलाइट से तो बेतहाशा एनर्जी आ रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक सनलाइट से आने वाली एनर्जी का सिर्फ 1% जो है वो हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी तो जमीन में ही चला जाता है, जो आगे इस्तेमाल होता है, रेडिएट हो जाता है, जाया हो जाता है। तो प्रोड्यूसर क्या है? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एबिलिटी है उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी, जो कि आगे जाके यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनेगी, उस वो बनाने की। और यूजुअली जब हम बात करते हैं तो कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स? प्लांट्स, है ना। यूजुअली, इन यूजुअल हम जब बात करते हैं तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या है अगर डिफाइन करें तो प्रोड्यूसर्स आर ग्रुप ऑफ organisms that can trap light energy from sun and can convert them, खाली ट्रैप ना करें, ट्रैप तो ग्रीन हाउस गैसेस भी करती हैं, and can convert them into केमिकल। इनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जब मैं प्रोड्यूसर की एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा तुम्हें एडिशनल बताऊं कि यूजुअली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, पर्टिकुलरली ग्रीन प्लांट्स। लेकिन एक वर्ड और होता है, ये भी मैं यहां बताना चाहूं, फाइटोप्लैंक्टन। नाम सुना है फाइटोप्लैंक्टन? ये वर्ड सुना है कभी? कोई बताएगा फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं देते जी, कोई और बताएगा फाइटोप्लैंक्टन का वर्ड क्या होता है? मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में ये अभी रजिस्टर हो जाए। जी बेटा सबाहत, आप ये पढ़ चुकी हैं बेटा, आप बताइए फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है बेटा? ये स्पीशीज होती है। स्पीशी तो होती है, क्या होता है? प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, क्या है ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाइटोप्लैंक्टन वो स्मॉल साइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूजुअली पानी में मौजूद होते हैं, यूजुअली पानी में मौजूद होते हैं। जैसे एल्गी, एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। एल्गी समझते हैं, पानी पे जो
डार्क ग्रीन कलर का जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं उस माइक्रो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो कि यूजुअली एक्वेटिक लाइफ में होता है, और ये भी प्लांट की तरह प्रोड्यूसर का काम कर सकता है। बात समझ आ रही? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? क्या वो सारी सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर रहा है? नहीं। मैंने जैसे कि बताया कि मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ट्रैप होती ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जितनी होती है वो लगभग 1%। अब वो 1% भी बहुत है, ठीक है। अब उसने ट्रैप करके केमिकल एनर्जी बनाई। अब उस जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज करके प्लांट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाता है। तो क्या वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके लिए बना रहा है, या पहली प्रायोरिटी उसकी अपने लिए? पहली प्रायोरिटी क्या है? उस एनर्जी को वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा, यस और नो? तो मालूम हुआ कि जो एनर्जी प्लांट यानी प्रोड्यूसर सनलाइट से एब्जॉर्ब कर भी रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर रहा है, उस केमिकल एनर्जी को पहले तो वो कन्वर्ट करेगा बाय यूज करेगा बाय फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। लेकिन उस एनर्जी को जिसको उसने स्टोर किया प्रोटीन की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उस एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा वो खुद मेटाबोलाइज करेगा, खुद यूज करेगा, और कुछ हिस्सा हीट की फॉर्म में जाया करेगा, यस और नो? और जो हिस्सा अभी भी बच जाएगा उस पर अब कंज्यूमर फीड करना शुरू करेगा, यस और नो? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट जो कुछ कर रहा है सब आपको दे देगा, है? ये मजाक चल रहा है क्या? प्लांट जो केमिकल एनर्जी लेगा, आई मीन लाइट एनर्जी लेगा, उसका केमिकल एनर्जी बनाएगा, केमिकल एनर्जी को यूज करेगा टू मेक फूड। अब वो जो फूड वो बना रहा है वो क्या सारा आपको दे देगा? नहीं, वो फूड जो वो बना रहा है उसे वो पहले खुद इस्तेमाल करेगा, और उसे खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी एनर्जी को लॉस भी करेगा। तो मालूम हुआ कि जो एनर्जी प्लांट लेगा, क्या वो आप तक या कंज्यूमर तक पूरी पूरी चली जाएगी? नहीं। तो देखो, जो सनलाइट थी उससे बहुत थोड़ा सा पोर्शन प्लांट के पास आया। इसी तरह अब प्लांट भी जब उस एनर्जी को यूज करेगा, यानी अब यहां लिख लेते हैं, केमिकल स्क्रीन आ रही? चली गई? चली गई है। अच्छा, एक मिनट। आ जाए तो बताना। आ गई? जी सर। तो मेरे बच्चे, केमिकल एनर्जी is used by plants or producer to make food such as carbohydrate and is also used for growth. प्लांट जो वो बना रहा है उसे वो अपने फूड के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। Lot of energy will also be lost as heat. Therefore, a small portion of energy in reserve form will be transferred to the consumers. तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि प्लांट उस एनर्जी को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फूड के लिए, लॉस कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट। रेस्पिरेशन होगी तो हीट लॉस होती है ना रेस्पिरेशन में। और अब जो बच जाएगी रिजर्व एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड, वो आप कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा। तो अब बात शुरू करते हैं कंज्यूमर की। कोई सवाल हो तो मुझे दरमियान में रोक लीजिएगा। जी, अब कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो कंज्यूमर में आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि कैटेगरीज होती है। कंज्यूमर कहते हैं किसे? कंज्यूमर है जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी दूसरे से। कंज्यूमर कौन है?
जो कंज्यूम कर रहा है उसे कहते हैं जो कंज्यूम करेगा एनर्जी किसी और ऑर्गेनिज्म से। तो अब कंज्यूमर की कैटेगरीज आपने ओ लेवल से पढ़ी हुई है, जनरल साइंस से पढ़ी हुई है। सबसे पहली जो लेवल होता है वो क्या होता है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर कौन होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर क्या होता है? टर्शियरी कंज्यूमर। जी, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है बड़ा बता दें? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने का मतलब है फूड हासिल करेंगे तो उससे एनर्जी बनेगी ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से एनर्जी हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर, या इनके लिए एक वर्ड और आपने सुना होगा, हर्बीवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली प्लांट से, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से एनर्जी हासिल करते हैं, वी कॉल देम प्राइमरी कंज्यूमर्स। कोई मसला? जी अलिशबा? नो सर। अच्छा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है? वो कंज्यूमर्स के हर्बीवोर से एनर्जी हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर एक स्पेशल कैटेगरी है। टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है? जो कि यूजुअली सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करने वाला टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है। मिसाल के तौर पर इसको ओमनीवोर कार्निवोर में नहीं डालोगे, फंस जाओगे। समझ में आ रही है बात? क्या मतलब? एग्जांपल समझाता हूं। एक प्लांट है, तो वो प्लांट जो है उसको खाकर एक गाय, एक बकरी सेकेंडरी कंज्यूमर बन गई। अब आप बीइंग अ ह्यूमन, आप क्या कर रहे हैं? उस गाय बकरी को खा रहे हैं। या शेर क्या कर रहा है? हिरन को खा रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड कर रहा है। अब ओमनीवोर कहते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ओमनीवोर आप उसको डिफाइन करते हैं कि जो प्लांट और मीट दोनों पे डिपेंड करता है। तो उसमें फिर यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, सर ये तो प्लांट में भी गुजरा है। तो इसलिए बुक में इस तरह से डिफाइन किया ही नहीं गया। बहुत सिंपल है कि जो डायरेक्टली प्लांट को यूज कर रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड कर रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड कर रहा है वो टर्शियरी कंज्यूमर है। और टर्शियरी कंज्यूमर्स की तादाद बहुत कम है। टर्शियरी कंज्यूमर की तादाद बहुत कम है। बात समझ में आती? ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे एक टर्शियरी कंज्यूमर। यस सर। जी बेटा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सबाहत कुछ पूछना है आपको? बोलें। तो प्राइमरी कंज्यूमर, जी मैं प्राइमरी कंज्यूमर काऊ हो गई, सेकेंडरी लायन नहीं हो नहीं, गई। मैं हाँ बिल्कुल बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ तो आपको बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। काऊ वाली एग्जांपल शायद वो मिसमैच हो रही है। आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आपने चिकन को देखा है? चिकन, चिकन क्या खाती है? छोटे छोटे बाजरा भी खाती है, और चिकन क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खाती है। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये सॉइल में होते हैं, जो प्लांट की रूट में से फूड लेते हैं, स्टोर्ड फूड। समझ में आ रही है? तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, मैगेट्स हैं, लार्वी हैं, ये लार्वी हमारी इस एग्जाम्पल, देखो हर एग्जाम्पल में प्रोड्यूसर, सेकंड, प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर बने जरूरी नहीं है। तो जब मैंने एग्जाम्पल दिए तो फिर ऐसी एग्जाम्पल कोड करनी पड़ेगी जिसमें सब बन जाएगा। तो हमने क्या कहा कि भाई ये जो लार्वी हैं, मैगेट्स हैं, चूंकि ये प्रोड्यूसर से डायरेक्टली बेनिफिट उठा रहे हैं उनकी सॉइल में रहकर, तो ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इन पर कौन फीड कर रहा है? हम फीड, इन पर चिकन फीड कर रही है। हम तो नहीं खाते कीड़े मकोड़े, चाइनीज की बात नहीं होती, हम तो नहीं खाते, चिकन खा रही है। तो अब चिकन इस केस में क्या हो जाएगी बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी। और हम फिर मजे से चिकन उड़ा रहे हैं, मुर्गा उड़ा रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? टर्शियरी कंज्यूमर। और जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दी उसको मैं रेक्टिफाई कर लूं कि अगर मैं इस कंज्यूमर कैटेगरी में आ जाता हूं कि जहां पर, क्योंकि असल में कंज्यूमर जो कैटेगरी ना फूड चेन के हिसाब से होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गाय की बात की, देन आई रियलाइज कि भाई एक गाय या एक बकरी डायरेक्ट पत्ते खा रही है और फिर बकरी को आप खा गए, तो बकरी जो पत्ते खा रही है इस वक्त वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और फिर आपने एक प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम किया, तो इस फूड चेन में
आप एक सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। इसीलिए सेकेंडरी कंज्यूमर तक तो जो डिस्कशन है वो बार बार होती है, हर फूड चेन में टर्शरी कंज्यूमर का होना जरूरी नहीं। जी ये तो आप नेचुरल फूड चेन से हट गए ना, ऐसे तो फिर कोई भी किसी को खा सकता है। अब वो शेर को मगरमच्छ खा जाए फिर मगरमच्छ क्या, ऐसे थोड़ी चले। समाहत, आपको अपने आपके सवाल का जवाब मिल गया बेटा? जी सर। तो मेरे बच्चे, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसे हम रिलेट कर सकते हैं और कंज्यूमर लेवल्स को समझ सकते हैं। वंस आप अच्छा यहां तक आ गए, मुझे एक बात बताओ, हर स्टेप पे जब एनर्जी फ्लो कर रही है तो वो बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? कम होती। क्यों? अगर एग्जामिनर आपसे रीजन पूछता है व्हाई एनर्जी फ्लो इज डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स टर्शियरी कंज्यूमर, क्योंकि हर स्टेप पे जब आप एनर्जी ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो उस एनर्जी को लॉस भी कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट, और उस एनर्जी को खुद कंज्यूम भी कर रहा है फॉर ग्रोथ। यस और नो? तो ये एग्जामिनर से पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? एट ईच लेवल जो एनर्जी है वो कंज्यूम भी हो रही है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड लॉस भी हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट। क्या हम एनर्जी लूज नहीं कर रहे? हीट की फॉर्म में लूज कर रहे हैं। क्या हम कंज्यूम नहीं कर रहे अपने ग्रोथ रिपेयर के लिए? कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है अलीश भाई एक बात? तो इसलिए हर लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता जा रहा है बच्चे? कम। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अब मेरे बच्चे आखिरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर क्या है? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करेगा, यानी इसकी कैटेगरी ही अलग है। कैटेगरी अलग समझा? चाहे प्लांट मर जाए, प्राइमरी कंज्यूमर मर जाए, सेकेंडरी कंज्यूमर मर जाए, टर्शरी कंज्यूमर मर जाए, कोई भी जब मरेगा डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो अल्लाह ताला ने इस वैरायटी को रखा है साफ सफाई के लिए कि वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करता है और डीकंपोज करके सॉइल में मिला देता है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है मुख्तलिफ चीजों की न्यूट्रिएंट साइकिल में। तो जो डीकंपोजर्स हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच पर्टिकुलरली फीड और डीकंपोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और इसके अंदर जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंजाई, अभी पढ़ाया भी था मैंने माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरिया और फंजाई, ये दो ग्रुप हैं जो कि एज अ डीकंपोजर, इनको स्वीपर ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये जनाब हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे प्लांट मर जाए, प्रोड्यूसर है वो, चाहे जनाब रैबिट मर जाए है जी, या फॉक्स मर जाए, लाइन, कोई भी मर जाए, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उस पर फीड कौन करेगा? डीकंपोजर की कैटेगरी करेगी। तो डीकंपोजर की कैटेगरी सब में यूनिफाइड, यानी इसका जो काम है उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो एनर्जी मौजूद है उसे वापस जो है ना वो सॉइल में ट्रांसफर करने का जरिया बनना, और फिर कुछ एनर्जी ऑफ फ्रॉम दैट सॉइल विल बी यूज्ड बाय द प्लांट टू ग्रो। यस और नो? तो कहीं ना कहीं एक साइकिल इनडायरेक्ट पूरा हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा तुम्हें फ्लो समझ में आया, स्टार्टिंग फ्रॉम सनलाइट, देन प्लांट यानी प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, एंड देन डीकंपोजर, ये साइकिल एक परफेक्ट साइकिल है या नहीं? नहीं है। ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है भाई, परफेक्ट साइकिल तो उस वक्त होता है ना कि जो सन से एनर्जी हमने ली थी वो सन को वापस कर देते। यस और नो? या चलो सन को भी छोड़ दो, जो एनर्जी हमने प्रोड्यूसर से ली थी वो सारी प्रोड्यूसर को वापस कर देते। क्या सारी वापस कर पाओगे? बोलो भाई, बोलो यार। प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ली है, ऑनलाइन वालों के लिए फिर एक बार फातिहा पढ़ लें, प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ली है, सनलाइट को चलो छोड़ दो, जो प्लांट से जो एनर्जी ली, क्या वो सारी की सारी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर ने ले ली? नहीं ली। नहीं। क्या प्राइमरी से सारी एनर्जी सेकेंडरी ने ली? नहीं। तो साइकिल तो उस वक्त होता कि जब प्लांट ने जो एनर्जी ली थी वो वापस घूम को प्लांट को मिल जाती है। यस और नो? तो इसका मतलब ये हो गया कि इकोसिस्टम में एनर्जी जब आ जाती है तो वो फ्लो तो करती है, लेकिन साइक्लिक पैटर्न में कि नॉन साइक्लिक पैटर्न? बात समझ में आ गई बेटे? बात समझ में आई बच्चों? हानिया इरफान, मलिक तौसीफ, अनस, तबाहत? जी सर। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज नॉन साइक्लिक।
क्यों? रीजन आपको मैंने बताया, क्योंकि अगर सन को आप माइनस भी कर दें तो जो एनर्जी सन ने प्रोड्यूसर ने ली है वो सारी एनर्जी वो सारी एनर्जी आखिर में ट्रांसफर उस तरह से नहीं हो रही है ना, और आखिर में वहां तक रिटर्न भी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये एक नॉन साइक्लिक पैटर्न कहलाएगा। यहां तक कोई सवाल है तो बेटा अभी पूछे। नहीं सर। चलो अब नो मेरे सर। बच्चे, इस बुनियाद पर मैं तुम्हें बताने लगा हूं एनर्जी फ्लो। क्या बताने लगा हूं? एनर्जी फ्लो। ये डायग्राम बनाने के लिए भी आती है, आसान हुए है, लेकिन इसमें बच्चे फिर भी गड़बड़ करते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कि किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एनर्जी कहां से आ रही? सनलाइट से, है ना? और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसका ट्रांसफर है टू द नेक्स्ट लेवल, वो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। रीजन क्या बताया बच्चे? सबात क्या रीजन लिखोगे? कम क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टेप लॉस हो रहा है और ग्रोथ में यूज हो रहा है। वेरी गुड, हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है और ग्रोथ और रिपेयर में यूज भी हो रहा है। ठीक हो गया। तो आए जरा एनर्जी फ्लो का साइकिल या पिरामिड बनाने की कोशिश करते। ओ ये तो हाईलाइटर से नहीं बनाते, पेन से। आसान सा पिरामिड है, समझ के बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये एनर्जी प्रोड्यूसर को मिल गई, इसको लेबल कर लेते हैं प्रोड्यूसर। ये जो बैंड है, चौड़ाई लंबाई, ये मेरी एनर्जी के अमाउंट को शो कर रही है फिलहाल। अब प्रोड्यूसर किसको एनर्जी देगा? प्राइमरी कंज्यूमर को। यस और नो? प्राइमरी कंज्यूमर को क्या इतना ही बड़ा बैंड मिलेगा या इससे छोटा मिलेगा? छोटा मिलेगा। यस और नो? कोई मसला तो नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी कंज्यूमर का जो बैंड होगा वो इससे छोटा हो जाएगा। इसको लेबल कर देते हैं प्राइमरी। हानिया बात समझ में आ रही है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से आप आगे गए थे और किसको एनर्जी दी प्राइमरी कंज्यूमर ने? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर को उतनी एनर्जी मिल जाएगी? जवाब है नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर को उससे भी कम एनर्जी मिलेगी। अगेन आंसर क्या है? ग्रोथ रिपेयर में कंज्यूम हो रही है, लॉस हो रही है। और उसके बाद अगर आखिर में बात करें टर्शरी कंज्यूमर की, तो क्या ये कहना सही होगा कि इस फ्लो में सबसे कम एनर्जी एक टर्शरी कंज्यूमर को मिलती है? जी सर। तो इसे हम जी कहते सर। हैं एनर्जी फ्लो पिरामिड। अब इसमें मैं चंद बातें बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, एक तो हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर की बात। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? एनर्जी फ्लो एग्जामिनर कहता है ट्रोफिक लेवल। वर्ड क्या इस्तेमाल करता है? ट्रोफिक लेवल्स। ट्रोफिक लेवल्स क्या हैं? जिस जिस लेवल पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम किसने की है? प्लांट ने। सनलाइट से आने वाली एनर्जी सबसे पहले किसने कंज्यूम की है? यहां से बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए मेरे बच्चे समझना। तो इसका मतलब है कि ट्रोफिक लेवल के लिहाज से जो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल है वो कौन है? प्लांट का है, प्रोड्यूसर का है। सेकेंड ट्रोफिक लेवल किसका है? प्राइमरी कंज्यूमर का है। थर्ड ट्रोफिक लेवल किसका है? और चौथा किसका है? ये बात समझ में आती है? सबाहत बात समझ में आती है बेटा? जी सर। कोई इसमें मसला तो नहीं? तो आप असल में बच्चे गलती क्या करते हैं? वो समझते हैं कंज्यूमर से पहला लेवल शुरू होगा, तो वो गलती हो जाती है यहाँ पर। ठीक हो गया? तो ये एनर्जी फ्लो भी हमें समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्रोड्यूसर से जाते जाते एनर्जी कम हो जाती है, टर्शरी पर पहुंचते हैं, तो टर्शरी कंज्यूमर सीधा प्रोड्यूसर को खाए ना। फिर वही बात है ना, आप
टर्शरी कंज्यूमर हमने डिफाइन कैसे किया है, जो सेकेंडरी को पर फीड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। इंसान की ही अगर बात कर ले तो हम क्या क्या खा रहे हैं, हम तो कीड़े मकोड़े भी खा रहे हैं, हम तो जनाबे आली प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा रहे हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी अलग अलग जगह पे खा रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर को भी खा रहे हैं। तो एक्चुअली इट्स वेरी टिपिकल। समझ में आती बात? तो इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता चला जाता है क्योंकि हीट लॉस हो रही, हीट कंज्यूम हो रही। और ट्रोफिक लेवल के लिहाज से ये लेवल्स हैं। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी।